अस्सलामु अलैकुम। आज हम सैर करेंगे पड़ोसी ब्रदर मुल्क अफ़गानिस्तान की, जिसके साथ न सिर्फ हमारा दीनी रिश्ता है, तारीख, तहजीब और ज़ुबान तक का भी रिश्ता है। ये वीडियो बाकी की रूटीन की वीडियो से काफ़ी मुख्तलिफ होगी, क्योंकि अफ़गानिस्तान की तारीख भी ऐसी है और इसके साथ हमारे अपने भी बहुत सारे मामलात जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि हम मिसाइल भी बनाते हैं तो किसी का नाम गौरी रखते हैं और किसी का अब्दाली। इसके बावजूद नफरतों के व्यापारी और गैरों के पूडल वही हुक्मरान दोनों कौमों में नफरतें बढ़ाने में भी कोई कसर उठा नहीं रखते। वो अफगानिस्तान जिसे हजारों साल पहले के सिकंदर से लेकर आज के अमेरिका और इसके तमाम इत्तेहादियों समेत कई ममालिक और कौमें फतह करने आईं और सब ने ही मुंह की खाई। जिसने भी इस खित्ते को फतह किया कभी टिक कर सुकून से हुकूमत नहीं कर पाया। गो इस मामले में दूसरे जाविये से ये तनकीद भी की जाती है कि इस कौम के जंगो जदल के जज्बे को भड़काकर दुनिया इन्हें इस्तेमाल करती है, पनपने नहीं देती, जिसमें महदूद हद तक तो सच्चाई हो सकती है, मगर इनके आज़ादी के जज्बे को झुटलाया नहीं जा सकता। हजारों साल की इस जंगो जदल की तारीख में अफगानों को भी बेपनाह जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा, मगर इस बोरिया नशीन कौम ने मुसलमानों के अलावा हर हमला आवर और फातेह को नाखून चने चबवा दिए और बिलाखिर भगा कर ही दम दिया। हत्ता कि जिसे सिकंदर आज़म कहा जाता है कि उसने सारी दुनिया फतह कर ली थी, वो भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पश्तून बेल्ट में इस कौम से टकरे मार मार आखिर इन्हें इनके हाल पर छोड़कर पंजाब की तरफ निकल आया था। सिकंदर आज़म को तो खैर पंजाब में भी फतह नसीब नहीं हुई थी। यानी सिकंदर आज़म बारे सारी दुनिया पे हुकूमत करने वाली कहानी भी झूठी है और हिंदुस्तान फतह करने का तासुर भी झूठा है। वो तो हमारे जेहलम गुजरात से ही वापस लौट गया था। तब यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य की हुकूमत थी, जिसने उसकी नाक रगड़वा दी थी। और फिर सिकंदर ने जब जान लिया कि मौर्य को शिकस्त देना मुश्किल है, तो उसके साथ इत्तेहाद करके वापस जाकर मिस्र के शहर सिकंदरिया में मर गया था। सिकंदर आज़म से ज्यादा इलाका तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो के दौर खिलाफत में मुसलमानों ने फतह किया था, जो बुनियादी तौर पर तो ऊंट बकरियां चराने वाले थे। जबकि सिकंदर आज़म शाही घराने में पैदा हुआ, बहुत बड़ी मुनज़्ज़म फौज के साथ वक्त की सुपर पावर का बादशाह था। खैर, हमारा मौजू अफगानिस्तान है, जहां से अभी 2 साल पहले ही अमेरिका अपने तमाम तर इत्तेहादियों और आगो बारूद के ज़खायर के साथ उसी जिला तामेज़ तरीके से भागा जैसी पिछली सदी में वियतनाम से भागा था। कहते हैं कि तारीख हमेशा फातेह लिखा करता है, यानी क्या, कैसे, क्यों हुआ, कौन जीता, कौन हारा, कौन हीरो, कौन विलन, इस सब का रिकॉर्ड फातेह ही मुरतब करता है। जैसे चाहे दिन को रात कहे या रात को दिन। आज की दुनिया में गालिबन इसमें फातेह की जगह ताकतवर का लफ्ज़ होना चाहिए कि आज की दुनिया में ताकतवर अगर किसी कौम पर फतह हासिल नहीं भी कर पाता तो भी हर तरफ गूंज यही सुनाई देती है कि वो जीत गया, वही फातेह है। ताहम मुसलमानों का आपसी जिक्र हो तो मज़कूरा कहावत मुसलमानों पर फिट नहीं बैठती, इसलिए कि मुसलमानों की तारीख ज्यादातर अंदर के फसादियों ने मुरतब की है, क्योंकि प्रोपेगेंडा इनकी घुट्टी में था। अफगानिस्तान जनूब वस्ती एशिया में वाक़ एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, जिसकी सरहदें पाकिस्तान, ईरान, चीन, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान से मिलती हैं। 6,52,230 मुरब्बा किलोमीटर पे फैला अफगानिस्तान रकबे के लिहाज से दुनिया का 41वां और एशिया का 12वां बड़ा मुल्क है। 2023 में इसकी आबादी 4,22,40,000 के लगभग है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 36वां और एशिया का 15वां बड़ा मुल्क है। मजहबी हवाले से अफगानिस्तान की 99.7% आबादी मुसलमान है। बाकी के इक्का दुक्का लोग ईसाई, यहूदी, सिख, हिंदू और बहाई मजहब के मानने वाले हैं। अफगानिस्तान की हजारों साल पे फैली तारीख में बेशुमार बैरूनी हमलावरों ने इस पर हमले किए, मगर हैरान कुन तौर पे कोई भी इस मुल्क पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल नहीं कर पाया, सिवाय मुसलमानों के, जिनके हाथों इस सरजमीन से हिंदुस्तान तक कई बड़ी सल्तनतें भी कायम हुई, जिनमें गजनवी, अब्दाली, खिलजी और मुगल सल्तनतें शामिल हैं। वजह गालिबन ये रही होगी कि अफगानों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। बैरूनी हमलावरों के लिए अफगानिस्तान पर मुकम्मल कंट्रोल न कर सकने की कई वजूहात हैं, जिनमें इसका दुश्वार गुजार खित्ता होना, मुख्तलिफ मुतहारिब कबाइल का ढीला ढाला सा मजमुआ होना जिसकी समझ तक नहीं लगती कि ये मजमुआ है भी या नहीं, इस कौम का जंगजू होना, हत्ता के जंगजूयाना खसलत का ही पेशा बन जाना और बाहर वालों को किसी हाल में कबूल ना करने जैसे अवामिल शामिल हैं। इन्हें जब कोई बाहर का दुश्मन मुयस्सर ना हो तो आपस में ही मार धाड़ की प्रैक्टिस करते रहते हैं, ताकि कहीं ये काम भूल ही ना जाए। आज के अफगानिस्तान की तारीख 18वीं सदी से शुरू होती है, जिसके बानी अहमद शाह अब्दाली थे।
افغانستان سے دریافت ہوئے آثار قدیمہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کم سے کم 50,000 سال سے بھی پہلے سے انسانی آبادی موجود ہے۔ قبل مسیح میں یہ سرزمین زرتشتی، پارسی اور گندھارا تہذیبوں کے زیر اثر رہی ہے۔ یہاں سب سے پہلے آباد ہونے والی آریائی قوم بتائی جاتی ہے۔ یہاں کئی سارے تاریخی مقامات کو یونیسکو نے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل کر رکھا ہے۔ سکندر اعظم نے وسطی ایشیا اور ایران کو تو شکست دے دی تھی، مگر افغانستان میں اسے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس حوالے سے سکندر اعظم سے منسوب یہ مشہور فقرہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ افغانستان میں داخل ہونا تو آسان ہے مگر نکلنا بہت مشکل۔ سکندر اعظم کے بعد افغانستان چندر گپت موریہ اور کشتہ سلطنتوں کے زیر نگی رہا۔ اس عرصے میں یہاں ہندو مت، بدھ مت اور گندھارا تہذیب کے اثرات رہے۔ پھر یہ تیسری صدی عیسوی سے 1750 تک ایرانی اور اسلامی حکومتوں کا حصہ رہا۔ اسی دور میں سلطان محمود غزنوی کی قیادت میں غزنوی سلطنت قائم ہوئی، جس کا دارالحکومت غزنی تھا، جس میں افغانستان، ایران اور آج کا پاکستان بھی شامل تھا۔ 12ویں صدی عیسوی میں غوری سلطنت قائم ہوئی، جنہوں نے بدھ مت اور ہندو مت کو اکھاڑ کر اسلام کو فروغ دلایا۔ 13ویں صدی عیسوی میں چنگیز خان کی قیادت میں منگولوں نے غوری سلطنت سمیت یہاں ہر چیز تباہ کر ڈالی۔ اس کے بعد تیموری سلطنت قائم ہوئی، جس کے زوال کے بعد ظہیر الدین بابر آیا۔ 16ویں صدی عیسوی میں مغربی حصے پر ایرانی سلطنت کا کنٹرول رہا۔ 18ویں صدی عیسوی میں یہاں خلجی سلطنت قائم ہوئی، جس نے ایرانیوں کو مار بھگایا اور 1738 تک حکومت کی، مگر یہ بھی سارے افغانستان پر کنٹرول حاصل نہیں کر پائی، اور اس سارے عرصے میں افغانوں کی آپسی جنگ و جدل اور خون خرابہ جاری رہا۔ 1738 میں یہ ملک ایرانی بادشاہ نادر شاہ کے قبضے میں چلا گیا، جس کے قتل کے بعد یہاں احمد شاہ ابدالی کی حکومت قائم ہوئی، جس کی سلطنت افغانستان، ایران کے کچھ حصوں سے ہوتے ہوئے ہندوستان کے شہر دہلی تک پھیل گئی، جس کے بعد یکے بعد دیگرے اس کے 3 بیٹے حکمران رہے، جن کی پنجاب میں سکھوں کے ساتھ جنگیں ہوتی رہی، اور بالآخر گولڈن ٹیمپل کی تباہی کا بدلہ لینے راجہ رنجیت سنگھ کی قیادت میں سکھ کابل تک پہنچ گئے، جنہیں افغانوں نے 1837 میں وہاں سے مار بھگایا۔ اب افغانستان پر کنٹرول کے لیے وسطی ایشیا تک پہنچے سوویت یونین اور ہندوستان پر قبضہ کرتے برطانیہ کے مابین دھینگا مشتی شروع ہوئی، جس کے نتیجے میں 1839 سے 1842 تک ایسٹ انڈیا کمپنی اور افغانستان کی پہلی جنگ ہوئی، جس میں برطانوی فوج بری طرح ناکام ہو کر تباہ ہو گئی، مگر برطانیہ کو اس شکست کا مزہ نہیں آیا، لہٰذا 1876 سے 1880 تک دوبارہ زور لگایا اور پھر منہ کی کھائی۔ پھر 20ویں صدی کے دوسرے عشرے میں افغان حکمران امان اللہ کی قیادت میں تیسری جنگ ہوئی۔ اس کے بعد افغان بادشاہ آپس میں ہی ایک دوسرے کو مارنے اور حکومت کرنے کی پریکٹس کرتے رہے، یہاں تک کہ 1973 میں یہاں جمہوریت کا ڈول ڈالا گیا، تو پھر سے جمہوریت والے سرمایہ دارانہ مغربی افریق اور سوشلسٹوں والے سوویت یونین کی دھینگا مشتی شروع ہو گئی، جس کے نتیجے میں 1879 میں روس نے افغان فوج کی مدد کے لیے اپنی فوجیں بھیج دی۔ انہوں نے ببرک کو اپنا کٹھ پتلی حکمران بنایا۔ اس سارے فساد میں افغان جہاد شروع ہوا، جس میں پاکستان اور امریکہ بھی اپنے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے شامل ہوئے۔ اس میں افغان قوم اور پاکستان کا تو ڈائریکٹ مفاد تھا، امریکہ اور اس کے باقی اتحادیوں کا بالواسطہ، کیونکہ بنیادی طور پہ یہ جنگ دنیا کے نظام پر کنٹرول رکھنے والی 2 بڑی طاقتوں یعنی کمیونسٹ سوویت یونین اور کیپیٹلسٹ امریکہ کی پنجہ آزمائی تھی، جس میں لاکھوں افغان اور دنیا بھر سے مجاہدین قربان ہوئے۔ کئی ملین افغان ایران اور پاکستان ہجرت کر آئے، جو آج تک یہیں بیٹھے کھاتے کماتے، جہاں ضرورت ہو فساد بھی کرتے، جائیدادیں بناتے اور ہمیں گالیاں بھی دیتے رہتے ہیں۔ اس جنگ کا نتیجہ سوویت یونین کی شکست میں نکلا اور 1988 میں اس نے اپنی فوج واپس بلانے کے لیے معاہدہ کر لیا، مگر اب امریکہ نے اپنا کھیل شروع کر دیا، کیونکہ وہ یہاں افغانوں کی آزادی کے لیے مدد کرنے نہیں آیا تھا۔ اس کا مقصد محض سوویت یونین کی ناک رگڑوانا تھا، وہ رگڑی گئی۔ امریکہ اکیلا سپر پاور بن گیا تو امریکہ نے گرگٹ کی طرح رنگ بدل لیا اور مجاہدین کو حکومت دینے کے خلاف ریشہ دوانیوں پر اتر آیا۔ جنرل ضیاء سے بھی مطلب پورا ہو چکا تھا، سو اسے بھی اپنے ایمبیسڈر کے ساتھ ہوا میں ہی اڑا دیا، تاکہ افغانستان میں کوئی مضبوط حکومت قائم ہی نہ ہو سکے۔ نتیجتاً وہاں تھوڑے تھوڑے علاقے پر وار لارڈز کی حکمرانیاں قائم ہو گئیں، جبکہ سینٹرل حکومت کا اثر دارالحکومت کے آس پاس تک ہی سکڑ گیا۔ وار لارڈز کے ہاتھوں عوام کی جان، مال، عزت سب کچھ پامال ہونے لگا۔ امریکہ اپنا کھیل کھیل رہا تھا، گلبدین حکمتیار اپنا، ایران اپنا، تو مجاہدین نے جو سوویت یونین کی شکست کے بعد اپنے کام دھندے لگ گئے تھے، دوبارہ سے ملا عمر کی قیادت میں جمع ہو کر
इस जुल्म सितम के खिलाफ तहरीक शुरू की, जिसे तालिबान तहरीक कहा जाता है, क्योंकि ये लोग ज्यादातर मदरसों से मुंसलिक थे, पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले। याद रहे कि हमारे यहाँ के कुछ भगत और कुछ तागूत के प्रोपेगेंडे के मुतासरीन या फिरका वराना तासुत में मुब्तला लोग जो वावेला करते हैं कि तालिबान को बनाने वाला पाकिस्तान था, इसमें कोई हकीकत नहीं। इस हद तक तो ये बात दुरुस्त है कि तालिबान जब उठे तो उनके अमीर समेत ज्यादातर सीनियर क़यादत वही थी जो अफगान जिहाद में शामिल थी, और जाहिर है अफगान जिहाद वाले मुजाहिदीन को पाकिस्तान की सपोर्ट हासिल थी। ताहम जहाँ तक तालिबान तहरीक का ताल्लुक है तो इसकी बुनियाद डालने वाला पाकिस्तान नहीं था। ये लोग फितना और फसाद को देखकर अपने तौर पे उठे थे, और चूंकि अफगानिस्तान में अमन और पायदार हुकूमत का क़याम पाकिस्तान के मफाद में था, लिहाजा जब पाकिस्तान ने देखा कि ये लोग फसाद के खिलाफ करामत साबित हो रहे हैं तो बिलाशुबा फिर उनकी सपोर्ट की, और इन्होंने 1996 तक काबुल पर भी कंट्रोल हासिल कर लिया, जिनकी हुकूमत को 2-3 ममालिक ने ही तस्लीम किया, जिनमें पाकिस्तान, UAE और सऊदीया शामिल थे। यहीं पर मसला हल हो सकता था, मगर चूंकि सादा तबीयत मदरसा तालीम वाली मखलूक आज की दुनिया के मामलात वाली साइड से कोरी ही होती है, ना किसी की सुनती है ना मानती है, तो इनसे बहुत सारी गलतियां हुई जो बाकी की सारी दुनिया के लिए इनके खिलाफ महाज खड़ा करने का जवाब बन गई। और यूं बिलाखिर अंकल साम के 2001 में 9/11 वाले ड्रामे के बहाने सारा तागूत फिर से अफगानिस्तान पर चढ़ दौड़ा। इससे पहले ही अपना एजेंट जनरल परवेज, जिसे मुशर्रफ भी कहा जाता है, पाकिस्तान पर कंट्रोल हासिल कर चुका था। यूं बैक वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों में खून की होली शुरू हुई, मगर सारी दुनिया का तागूत मिलकर भी 20 साल तक आगू खून बरसाने के बावजूद न अफगानिस्तान पर कब्जा जमा सका, न हमारे न्यूक्लियर डेटरेंस को न्यूट्रलाइज कर सका, और 2021 में दुम दबाकर भाग निकला। इसके निकलते ही इसकी कठपुतली हुकूमत गीली पतलूनों के साथ भाग निकली। यूं इधर अमेरिका भागा, इधर मुजाहिदीन ने काबुल तक पर कंट्रोल हासिल कर लिया। अब की बार मुजाहिदीन की आंखें बड़ी हद तक खुल चुकी थी, दोस्त दुश्मन की भी एक हद तक पहचान हो चुकी थी। किस बात पर सख्ती का जवाब है, किस पर नहीं, बड़ी हद तक समझ आ चुका था। लिहाजा न अमन कायम होते देर लगी, न ही मुल्क को चलाने में वो मुश्किलात दरपेश हैं जो आज हमें दरपेश हैं, बावजूद इसके कि उन्हें दुनिया जायज़ हुकूमत ही तस्लीम नहीं करती। बेशक वो अभी भी कई मामलात में गलती पर हैं, मगर अफसोस तो ये है कि हमारे करता धरता भला कौन सा ठीक है। ताली कभी एक हाथ से तो बजती नहीं, और ना ही मोमिन एक ही सुराख से बार बार डसवा सकता है। सो वो जिन्हें आज दुनिया बतौर जायज़ हुकूमत तक तस्लीम नहीं करती, जिनके अपने पैसे तक अमरीका ने दबा रखे हैं, सैकड़ों मील लंबा मसनूई दरिया खोद रहे हैं, जबकि हम एक दोस्त मुल्क के पैसों से बनता हुआ सी पैक भी हमेशा के लिए बंद करके बैठे हैं, और समझ ही नहीं आती कि रियासत नामी जिन्स का कहीं वजूद है भी या नहीं। जो पूडल घड़े थे वो फौज तक में बगावत करवा रहे हैं, मईशत तबाह करके, खाना जंगी के हालात बनाकर, न्यूक्लियर डेटरेंस छीन कर मुल्क के टुकड़े करवाने वाले उसी अमरीकी नक्शे पर जैसे अमल दरामद हो रहा हो जो अफगानिस्तान पर हमले के बाद अमरीकी फौज के डिफेंस कॉलेजेस में जेर बहस चला आ रहा है। जबकि इस बुत परस्त कौम को ये झूठी तसल्ली दी जाती है कि जी हमने वाकई अमेरिका के साथ डबल गेम कर दी। भाई कौन सी डबल गेम? पूरे का पूरा निजाम और रियासत का हर उज़्व अमेरिका के पालतू पूडल वाला, शाह से भी ज्यादा शाह के वफादार वाला किरदार अदा करने के बाद भी ऐसा दावा कोई भगत टाइप का अंधा बहरा गूंगा ही मान सकता है। यही वजह है हमारे यहाँ का बुत परस्त भगत तो इस जेली डबल गेम को सच मानता है, जो बुनियादी तौर पे अमेरिका ने डू मोर के लिए बतौर प्रेशर टैक्टिक के घड़ी थी, जिसका हकीकत में हमारे निजाम में वजूद तो दूर की बात पिछले 9/11 के बाद तसव्वुर भी नहीं है। यही वजह है कि आज वही अफगान तालिबान जिनके हमारे भगत अपना होने का दावा करते हैं, वो हमारे करता धरताओं की औकात को अपने जूतों के तलवे बराबर भी नहीं समझते, क्योंकि हमारे परवेजों ने जो बरादराने यूसुफ से भी घिनौना किरदार अदा किया, इसके असरात जाहिल करना कोई आसान काम नहीं। वरना होना तो ये चाहिए था कि अब आधी अफगान कौम खुद को फकरिया पाकिस्तानी भी कहती, क्योंकि इनकी आधी कौम वाकई में हमारे यहाँ ही तो पैदा हुई और यहीं जवान हुई है, जिनमें से कई बिलियन आज भी यहीं बैठे हैं, मगर वो हमें गालियाँ देते हैं। तो क्या ये सारी नफरतें बिला वजह हैं? 40 साल से भी ज्यादा अरसे से हालत जंग में होने की वजह से अफगानिस्तान तालीम में बहुत पीछे है। इसका लिटरेसी रेट 37% है। अफगानिस्तान की करेंसी अफगानी कहलाती है। एक अफगानी की कीमत पाकिस्तानी करेंसी में ₹4.25 रुपए और इंडियन करेंसी के बराबर है। याद रहे कुछ लोग अफगान लोगों को भी अफगानी कह देते हैं, ये गलत इस्तिलाह है। अफगान नेशनल्स के लिए सही इस्तिलाह अफगानी नहीं अफगान है। लफ्ज़ अफगानी सिर्फ करेंसी के लिए इस्तेमाल होता है,
2023 में अफगानिस्तान की सालाना नॉमिनल जीडीपी $14 बिलियन और फीकत सालाना आमदनी $400 है। अफगानिस्तान का टाइम हमसे आधा घंटा पीछे और फासले का सवाल ही नहीं, क्योंकि सरहदें मिलती हैं। चाहिए तो ये था कि हमारे दोनों मुल्कों की क़यादत मिल बैठती और एक ही बार माजी के गिले शिकवे और अपनी अपनी गलतियां मानकर पिछले मामलात रफा दफा करके दोनों कौमों की बेहतरी के लिए मिलकर चलने का अहद करती। मगर सवाल फिर से वही कि बिलफर्ज तालिबान इस पर आमादा भी हो जाएं, तो हमारे यहाँ ऐसी किसी अहद का गारंटर कौन होगा कि यहाँ तो वैसे भी हर 2-3 साल बाद नया तजर्बा होना होता है। जबकि फिलहाल तो खैर से कोई भी दावे से नहीं कह सकता कि रियासत का हकीकी रिप्रेजेंटेटिव दरअसल है कौन, वरना दोनों ममालिक मिलकर चलें तो दोनों का इसी में फायदा है और अपॉर्चुनिटीज बेशुमार हैं। मगर ऐसा फिलहाल तो नहीं हो सकता। हमारी किश्ती में कई क्रैक हुए पड़े और बेशुमार सुराख, जबकि नाखुदा होने के दावेदार बहुत, लेकिन पूरा अख्तियार या कंट्रोल किसी के पास नहीं। वो जिन्हें 75 साल से कंट्रोल का जाम रहा, अब तो उसका भी भरम टूट चुका, रेजा रेजा हुआ पड़ा है। हाँ, कुछ शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर दबाए देखना ही न चाहे तो उसका क्या इलाज हो सकता है। यूट्यूब हमारी एजेंसियों के नाकर्दा कारनामों और मुल्को कौम के शेख चिली वाले ख्याली पलाव से मोदी के भक्तों की तरह की बेशुमार खोखली बड़कों और राम कहानियों से भरा पड़ा है। ताहम ये बात अपनी जगह हकीकत है कि जैसे आईना देखे बिना हम अपना चेहरा नहीं देख सकते, वैसे ही अपना मुहासबा किए बगैर अपने मामलात भी नहीं सुधार सकते। खाली खुली बड़कों और झूठे दावों से हकीकत तब्दील नहीं हुआ करती, वरना आज डॉलर के मुकाबले में हमारा रुपया गर्क न हुआ होता और जंग से तबाहाल अफगानिस्तान के एक अफगानी की कीमत हमारे 4 रुपए ना होती। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।